ठीक है, चैप्टर 10 है हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स जो है वो स्टडी करा है। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में भी आपने देखा होगा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ, यानी काफी सारे टॉपिक्स स्टडी करे। उसमें से कुछ टॉपिक जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हमने स्टडी करा, डिस्पर्शन भी स्टडी करा एक टॉपिक, और रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म स्टडी करा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मेनली जो दो फिनोमिना हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी करे हैं, वो हमने स्टडी करे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, जबकि अगर आप देखें लाइट के जो फिनोमिनाज है, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज हैं जो लाइट के, तो काफी सारे फिनोमिनाज हैं जिसमें से कुछ, जैसे एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है जो आप पहले पढ़ के आए हो। इसके अलावा इंटरफेरेंस भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है, पोलराइजेशन भी होता है। ठीक है, ये भी सारे फिनोमिनाज हैं लाइट के। तो जो इससे पहले आप रे ऑप्टिक्स, यानी आपने जो वेव का रे नेचर, रे कंसीडर करके स्टडी करा है, तो आप दो ही कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर पाए हो या एक्सप्लेन कर पाए हो, वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम वेव ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो वेव ऑप्टिक्स का मतलब है कि हम क्या है, जो जो नेचर ऑफ लाइट है उसको क्या लेके चलेंगे, वेव। कि लाइट जो है वो वेव नेचर की होती है, और फिर जो इसको कंसिडर करते हुए हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर और भी जो फिनोमिनाज है उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सम ऑफ द मेन थ्योरीज फॉर नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ थ्योरीज है, उनको हमें स्टडी करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट थ्योरी जो है वो है न्यूटन्स न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ये था 1675 एडी में। ठीक है, तो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट क्या था, न्यूटन ने क्या कहा था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, न्यूटन ने कहा था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स विच आर शूट आउट एट हाई स्पीड फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, न्यूटन ने कहा था कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, वो तो ठीक है, उसको अपन कॉर्पस्कुलर कहते हैं, बट न्यूटन ने कहा था कि जो लाइट का नेचर है वो कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। ठीक है, नाउ दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द फिनोमिना ऑफ, इस थ्योरी से हमें क्या क्या मिल रहा है, दिस थ्योरी explains the phenomena of reflection, refraction and rectilinear propagation of light. ठीक है, so you all these phenomena you already studied in the last chapter. If you consider a light as a particle, then you can take the help of Newton's corpuscular theory, and you can explain the phenomena like reflection, refraction and rectilinear propagation of light. Reflection आपको आता ही है, आप जानते हैं reflection क्या होता है। When a light ray incident on a reflecting surface and bounce back into the same medium, then this phenomena is called reflection of light. And in a reflection, when a light ray travels from one medium to another medium, it bends. ठीक है, then bending of light is called रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मींस क्या होता है, व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये जो सारे फिनोमिनास थे, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो किससे, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। ठीक है, तो ध्यान रखें कि न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि भाई जो लाइट है उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। ठीक है, कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है, ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड बात पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड थ्योरी पर इसने क्या करा यहाँ, अब इसने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो दे दिया, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि और भी जो है, और भी फिनोमिनाज है लाइट के, जैसे कि इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ठीक है, पोलराइजेशन है, ये सारे फिनोमिनाज जो है वो न्यूटन का ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर की होती है। तो इससे आप ये जो बाकी फिनोमिनाज है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो उस वजह से फिर एक नेक्स्ट थ्योरी आई जिसको बोलते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट और हाइगन्स थ्योरी, जो कि ये चैप्टर है जो वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स मींस यू आर कंसीडरिंग द लाइट एज अ वेव and then give the explanation of some of the phenomena like interference, diffraction and polarization. ये थ्योरी दी किसने थी, ये दी थी हाइगन ने। ठीक है, ये थ्योरी जो होती है क्या होती है, हाइगन्स थ्योरी है। ठीक है, तो हाइगन्स थ्योरी में हाइगन ने क्या बोला, जैसे आपको पता ही है हाइगन ने क्या वेव नेचर होता है। ठीक है, तो हाइगन ने कहा इंपॉर्टेंट देखो पॉइंट, हाइगन के अकॉर्डिंग लाइट light travels in the form of a longitudinal wave and it propagates in hypothetical medium called luminiferous ether. खासकर एथर के नाम से याद रखा जाता है, इसको एथर के नाम से याद रखते हैं। तो हाइगन ने कहा था कि जो नेचर होता है लाइट का वो वेव नेचर है, और वेव में भी कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, जो नेचर है लाइट का, जो लाइट प्रोपोगेट करती है, लाइट का नेचर क्या है, लॉन्ग वेव नेचर है, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव एक पर्टिकुलर मीडियम में प्रोपोगेट करती है, और उस मीडियम को बोलते हैं एथर।
ठीक है, ल्यूमिनिफेरस एथर या सिंपली ईथर बोलते हैं, ठीक है। नाउ फिर क्या हुआ आगे, इस बात का क्या हुआ कि लेटर एग्जिस्टेंस ऑफ सच मीडियम डिस्कार्डेड, कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज दी गई थी वो प्रॉपर्टीज जो थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करती थी, तो आगे जाके इसको ये जो मीडियम वाली बात इन्होंने की थी कि ईथर नाम का कोई मीडियम है जिसमें कि लाइट जो है वेव के नेचर में ट्रेवल करती है, तो इसको क्या कर दिया, डिस्कार्डेड कर दिया कि ऐसा कोई भी नेचर, ऐसा कोई भी मीडियम नहीं होता, ठीक है। नाउ दिस थ्योरी, इस थ्योरी से आप क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, सो वेव थ्योरी से आप, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो अब वापस से आप ध्यान रखें, ये बिल्कुल आपको नोटिस में रखना है, ध्यान रखना है कि वेव नेचर से आप क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ठीक है, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये फिनोमिनास, these phenomena you can explain by using this concept of wave theory of light, जिसको कि किसने दिया था, हाइगन ने, ठीक है। आगे चलें, इसके बाद फिर एक और सर, नेक्स्ट थ्योरी, हाँ। ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन क्या होता है? ये सब इसी चैप्टर में बेटा, यही पढ़ना है, यही आना है अच्छा, आपके एग्जाम आगे में, आएगा सर। इसी चैप्टर के, इस चैप्टर की जो मेन क्रक्स है वो यही है। ये तो एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का, ये सारी थ्योरीज पता होनी चाहिए आपको भाई, ये थ्योरीज होती है, नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है, इसलिए मैंने यस ये सर। नोट्स भी बनाए सारे के सारे आपके लिए, क्योंकि आप इन नोट्स से पढ़ोगे तो थोड़ा कंफर्टनेस लगेगा आपको, फेमिलियर लगेंगे नोट्स, ठीक है, अदरवाइज कहीं इधर उधर से अपन लेके अरेंज करता तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम होती। तो आराम से अब मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ नोट्स को, तो यहाँ से देखो डेरिवेशंस आती हैं, डेरिवेशन से मैं डिराइव कर दूंगा सब, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक्चुअली जो मेन है अपना, मेन है यही, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स, यही पढ़ना है अपन को, इसी के डेरिवेशन से, इन्हीं के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। यस सर। और ये वेव थ्योरी से तो हाइगन की थ्योरी, हाइगन ने दिया था वेव थ्योरी जो है वो हाइगन ने दी थी, तो पहले तो अपन वो हाइगन की वेव थ्योरी पढ़े, हाइगन बताएगा कि भाई वेव कैसे प्रोपोगेट होती है, वेवलेट, वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, वो सब वो बताएगा, उसको अपन को स्टडी करना है पहले वेव थ्योरी को, उसके बाद जाके फिनोमिना अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आगे ये देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स, ये दिया था 1873 में मैक्सवेल ने, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ये एडी, एडी ठीक है, 1678 में आई थी वेव थ्योरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट थ्योरी जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स, ये दिया था 1873 में मैक्सवेल ने, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा कि लाइट प्रोपोगेट्स एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, आप यहाँ से स्टडी करो, और ये चैप्टर्स भी आएंगे आगे, फिर ये सारा ये भी आप स्टडी करोगे कि वेव, लाइट किस कैसे प्रोपोगेट होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, ठीक है। तो लाइट प्रोपोगेट एज एज इलेक्ट्रिक, as electric and magnetic field, ठीक है, oscillations, and it does not require any medium to propagate, very important point है कि भाई पीछे आइगन तो कह रहा था कि एक मीडियम चाहिए उसको प्रोपोगेट करने के लिए, और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव, अगर वेव की थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है, तो वेव जो होती है मैकेनिकल वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है, जिनको की प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है, जिन्हें प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हाइगन ने जब शुरू में अपना कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि वो मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम भी चाहिए, फिर उन्होंने एक मीडियम भी अज्यूम करा जिसको उन्होंने ईथर बोला, तो आगे जाके ईथर मीडियम तो डिस्कार्डेड हो गया। अब बाद में जब मैक्सवेल आए, तो मैक्सवेल ने उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो प्रोपोगेट होती है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, और इधर से वर्ड बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है क्या नहीं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मतलब क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तो चैप्टर भी है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है कि नहीं, ठीक है। यस सर। ऑस्किलेशन एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, किसी इलेक्ट्रो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें मीडियम की जरूरत ही नहीं है, एंड दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो यहाँ भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैक्सवेल ने जो अपना दिया कॉन्सेप्ट, मैक्सवेल ने कहा कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑस्किलेशंस होते हैं, और कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, और इनका नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ध्यान है आपको, ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव्स कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स जो है वो दो टाइप की हैं, फर्स्ट होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है, जिसमें कि पार्टिकल्स जो होते हैं अलोंग द
वेव प्रोपगेशन प्रोपगेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, जिनमें की पार्टिकल्स जो होते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी होती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो हमारे सर एक हमारे बार इसका डायग्राम बता दोगे क्या साइड में? इसका मेरे को याद, मतलब मैंने क्या पढ़ा नहीं था ना सर 11th में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सब आएगा। मैं तो जहां जहां वर्ड आ रहे हैं मैं सिर्फ अच्छा डिस्कशन आपको बताते रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सब आएगा, सब ड्रॉ करेंगे अपन। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, है ना, क्योंकि अगर अब मैं अब उस डिस्कशन पे जाऊंगा तो थोड़ा लंबा निकल जाएंगे अपन, फिर ट्रांसफर ठीक है उसके सर। बनाना। मैं आपको एक आप चाहेंगे, मेरे पास एक लेक्चर है रिकॉर्डेड, अभी कल ही रिकॉर्ड किया है मैंने, उसमें पूरा एनिमेटेड बने हुए हैं डायग्राम्स, वो ले लेना आप। ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा पूरा, है ना। तो आगे चलते हैं अपन इसमें। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इसके बाद 1905 में मैक्स प्लांक जो थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। अब इन्होंने क्या कहा, मैक्स प्लांक ने कहा लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। है क्या नहीं, बड़े क्लियर वर्ड्स हैं यहाँ पे। जो मैक्स प्लांक की थ्योरी थी 1905 में इन्होंने दी है, इन्होंने कहा लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड कॉल्ड फोटोन। ये जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं इनको क्या कहते हैं अपन, फोटोन कहते हैं। देन अल्बर्ट आइंस्टीन यूज्ड दिस थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने सेम थ्योरी यूज करी। सेम थ्योरी क्या यूज करी उन्होंने भाई, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ले लिया जो मैक्स प्लांक ने बोला था। मैक्स प्लांक ने बोला कि भाई जो लाइट आ रही है वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, तो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, तो उनको बोला, उनको क्या बोला उसने, फोटोन। अब फोटोन से उन्होंने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक को, फोटो और इलेक्ट्रिक को अलग अलग कर लो, फोटो को अलग करो, इलेक्ट्रिक को अलग कर लो। फोटो मतलब क्या हो गया, जो लाइट से पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आ रही हो तो फोटो हो गए। तो यानी कि जो लाइट एनर्जी आ गई उसको बोल दो फोटो एनर्जी आ गई। ठीक है, और वो फोटो एनर्जी को ही किस में बदल दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर दिया। एग्जाम्पल तो आपको आते ही होंगे, सोलर सेल में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसमें लाइट एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज या इलेक्ट्रिसिटी में आप कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिन और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है डी ब्रॉगली का। सो डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट लाइट हैज ड्यूअल नेचर एंड इट कैन बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो एट लास्ट आके जब यहाँ गाड़ी रुकी है इनकी सब थ्योरीज थ्योरीज देने के बाद, ठीक है, तो आखिर में आकर बोला कि भाई झगड़ा बंद करो, कि इसके दोनों ही नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक है, जिसको लास्ट में किसने दिया था, डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया। समझ में आई। तो थ्योरीज हमें आनी चाहिए, ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। जब आप ये चैप्टर या पीछे रे ऑप्टिक्स भी आपने स्टडी करा है तो सारा आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए किस तरह से थ्योरीज आई थी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन में एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई 1675 एडी में। इन्होंने बोला कि जो नेचर है वो लाइट का जो नेचर है वो कैसा है, पार्टिकल नेचर है। ठीक है, आगे आपको ध्यान रखना है कि भाई उनको कॉर्पस कहते थे, और मेन तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने बोला था पार्टिकल नेचर है, और एक्सप्लेन कौन कौन से फिनोमेना करे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। आगे वेव थ्योरी दी, जिसको किसने दी थी ये ध्यान रखना, हाइगन ने दिया था वेव थ्योरी 1678 में। इन्होंने कहा कि जो लाइट होती है, लाइट का जो नेचर है वो कैसा है, वेव नेचर है। ठीक है, और इसके बेसिस पे इन्होंने जो एक्सप्लेन करा वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, और मेनली रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो आप रे ऑप्टिक्स में पीछे करके आई हो। इन्होंने इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स, ये एक्सप्लेन किया था। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की किसने, मैक्सवेल ने। उसने कहा कि जो लाइट होती है एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसे किसी तरीके के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोपागेट होने के लिए। लास्ट में प्लांक आए, प्लांक ने कहा कि भाई लाइट जो होती है पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिनको कि फोटोन कहा जाता है। उसकी हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और लास्ट में डी ब्रॉगली ने कहा कि जो नेचर है लाइट का वो पार्टिकल और वेव दोनों है। इसलिए एट लास्ट अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, तो नेचर ऑफ लाइट, लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है, यानी वो पार्टिकल फॉर्म में भी होती है और वेव फॉर्म में भी होती है। ठीक है, तो यहाँ आके ये थ्योरीज हमारी एंड होती है। समझ में आई बात, क्लियर है। हम्म, यस दिक्कत सर। नहीं है ना यहाँ तक तो। हाँ बोलो, बोलो। हाँ सर, नहीं है सर। है ना, अब हम आ जाते हैं अपने जो चैप्टर है उस पे। तो चैप्टर जो है हमारा वेव ऑप्टिक्स है। तो वेव ऑप्टिक्स में जो फर्स्ट आपको स्टडी करना है वो है वेव फ्रंट्स एंड रेज। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद रे को तो हम डिफाइन कर ही देंगे, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं वेव फ्रंट क्या होता है। फर्स्ट थिंग, वेव फ्रंट। सो अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द continuous locus of all such particles of the medium
which are vibrating in the same phase at any instant। ठीक है, सो व्हाट इज अ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के लिए क्या करते हैं, जैसे एक मैं स्मॉल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एक सोर्स ले लिया और ये पॉइंट सोर्स है। क्या है ये? पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स से तो क्या होगा कि लाइट जब ट्रेवल करेगी, अब पहले तो आप रे बना देते थे, पहले तो आप रे बना देते थे, अभी रे नहीं बनाना। ये कह रहे हैं कि इसके, मान लो हमने कहा कि भाई ये जो है, जो लाइट है वो वेव है, वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट होती है। तो अगर ये इसके वेव कैसे प्रोपोगेट होती है, पहले तो ये बताओ मुझे, आपको ये तो क्लियर है कि नहीं है पहले का? पहले मैं वो बताऊं, वो सिखाऊं पहले, वेव कैसे प्रोपोगेट होती है, नॉलेज है या नहीं आपको? हम्म। सर वो क्रस्ट। देखो, ये स्टिल वाटर था, स्टिल वाटर में मान लो कोई आपने आज पेबल थ्रो करा, ठीक है, तो आप देख रहे हैं रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? थोड़ा सा और ध्यान से देखो कि ये जो रिंग्स बन रही हैं, हर एक रिंग, जैसे देखो क्रिस्ट बन रहे नहीं बन रहे सब में, यानी ऊपर दिख रहा है नहीं दिख रहा, आप तो इतना से देखो बस, है ना? हाँ सर एक दिख रहा एक है। रिंग दिख, ऐसा तो नहीं है एक ही रिंग में कोई हिस्सा ऊपर हो कोई हिस्सा नीचे हो, ऐसा दिख रहा है क्या आपको? एक रिंग में नो सारे सर। हिस्से ऊपर है, ऐसे कोई भी हाँ रिंग सर। देख लो आप, कोई भी रिंग देख लो। तो इसलिए अपन कहते हैं कि भाई जो ये जब वेव प्रोपोगेट जब होती है, तो अगर मैं इसको कह दूं कि ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे ये पॉइंट सोर्स है, तो इस पॉइंट सोर्स ने क्या करा, इसके सराउंडिंग में जो भी पार्टिकल्स थे उनको डिस्टर्ब करा कि नहीं करा? करा ना उनको डिस्टर्ब। तो उन्होंने अपने पास वाले हाँ सर। पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करा, फिर उन्होंने अपने पास वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करा, तो इस तरह से क्या हो गया, एनर्जी जो है वो ट्रेवल होना स्टार्ट हो गई। एनर्जी क्या है, ट्रेवल होना स्टार्ट हो गई। अगर किसी इंस्टेंट पे ये पिक्चर ली गई है, अगर किसी इंस्टेंट पे पिक्चर ली गई है, तो उस पिक्चर में जो भी आपको ऊपर ऊपर दिख रहे हैं, ये जो रिंग्स रिपल्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि किसी भी इंस्टेंट पे ये सारे के सारे क्या है, सेम फेस में, किस में है, सेम फेस में। सारे सारे आप देखो ना, क्रिस्ट बना रहे हैं ना, सारे के सारे ऊपर की तरफ है। हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। ठीक है। अभी मैं क्रिस टफ की तो बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना से कह रहा हूँ कि आप देखें ये सारे सेम फेस में, ऐसा तो नहीं है कोई इसी एक रिंग में कोई ऊपर हो कोई नीचे हो। तो इसको अपन बोलते हैं वेव फ्रंट, ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करता जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है, तो किसी पॉइंट सोर्स से जब वेव फ्रंट प्रोपोगेट होगा, तो क्या एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है क्या? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है क्या? सारे चारों इधर पूरे रिंग में जा रहा है कि नहीं जा रहा, बोलो? देखो, पूरा रिंग में जा रहा है सर। पूरे जा रहा है ना, प्रोपोगेट तो ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है कि नहीं जा रहा? ठीक है। तो इस तरह से ये जो वे इसी को बस वेव फ्रंट बोलते हैं, वो डेफिनेशन तो ठीक है याद कर लेना, इसी को वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। और वेव फ्रंट में क्या होते हैं, वेव, ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है, स्फेरिकल, दिख रहा है आपको? ये स्फेरिकली ऐसे हाँ सर। एक्सपांड होता जा रहा है, ठीक है। अब देखना बहुत आसानी से आप बता दोगे, उसके बाद में थोड़ा इंट्रोडक्शन वेव का भी दे दूंगा। अगर मान लो ये पॉइंट सोर्स की जगह में इस तरीके का लीनियर सोर्स, प्लेन सोर्स रख लेते हैं, प्लेन सोर्स है, ठीक है। अब ये प्लेन सोर्स क्या कर रहा है, प्लेन सोर्स में खूब सारे पॉइंट सोर्स होंगे नहीं होंगे, प्लेन सोर्स में बहुत सारे पॉइंट सोर्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना? ये होंगे इतने सारे हाँ सर पॉइंट होंगे। सोर्स। अब ये पॉइंट सोर्स प्रोपोगेट करेंगे उधर पीछे, बैक साइड, फॉरवर्ड साइड, और यहाँ राइट और लेफ्ट साइड भी प्रोपोगेट होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे प्रोपोगेट होंगे ना, ऐसे प्रोपोगेट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, डिस्टरबेंस होंगे क्रिएट सर। करेंगे ना। और ऐसे पीछे की तरफ भी कर रहे होंगे ये। तो यहाँ पर आप देखो, अगर इनको इनको मैं इनके लोकस को कनेक्ट कर लूं, इनके जो लोकस हैं, ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, इनको मैं कनेक्ट कर दूं इस तरह से, जहां एक बार में जितने किसी इंस्टेंट पे, और मैंने इनको ऐसे बना दिया, ये बना दिया, तो देखो आप, ये देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर, और पीछे ऐसे भी फ्रंट और बैक भी होगा, फ्रंट और बैक भी होगा, ठीक है। तो क्या लगता है, प्लेन, अगर प्लेन सोर्स है आपका, तो प्लेन सोर्स से क्या लग रहा है आपको, कैसा वो बन रहेगा, कैसा वेव फ्रंट बन रहा है ये, कैसा ये सिलेंडर। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन रहा है कि नहीं? इजी है ना, ठीक है। और हाँ सर। सिलेंड्रिकल, और जो यानी जो पॉइंट सोर्स की वजह से बन रहा है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है, और ये जो प्लेन सोर्स है इससे जो वेव फ्रंट बन रहा लीनियर है वो कह सकते हैं ना सर इसको। नहीं नहीं नहीं, लीनियर नहीं, सिलेंड्रिकल वेव अच्छा। फ्रंट है ये, सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब यस अगर सर। ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक एक्सटेंड कर दिया जाए, इसको क्या करें, लॉन्ग टाइम तक एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर एक वेव फ्रंट बनता है, इसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, प्लेन वेव फ्रंट। अगर ये बहुत लॉन्गर टाइम के लिए एक्सटेंड करते हैं और उसका कोई स्मॉल पार्ट लें, तो स्मॉल पार्ट लोगे तब जो वेव फ्रंट बनेगा वो क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। वो अभी मैं शो कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया, बेसिक आइडिया देता हूँ कि आखिर वेव्स हैं क्या, और वेव्स किस तरह से मतलब प्रोपोगेट होती हैं। थोड़ा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए अपनी प्रीवियस क्लासेस का।
तो देखो हमने यहाँ पर पेबल ड्रॉप करा, तो when a pebble hits the water, it disturbs the steady surface of the water and this disturbance propagates outwards in the form of a circular ripples or waves. ठीक है, so wave की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, what is the wave? Wave is the disturbance created in a medium. ठीक है, wave is a disturbance created in a medium. Here medium is a water, you created a disturbance and then this disturbance just propagate and this propagation is called वेव. ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लूंगा इसको. ठीक है, ऐसे मान लो कोई रिंग इस तरह से रोप में आपने एक साइड जर्क दिया, तो जर्क दिया तो देखो आपने जो मीडियम है उसको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, डिस्टर्बेंस क्या हुआ, ट्रेवल करता हुआ गया, ये देखो ये ट्रेवल हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, वेव कहेंगे. ठीक है, व्हेन द रोप इज डिस्टर्ब्ड एट वन एंड बाय बीइंग विगल्ड अप and down, the disturbance produced at one end of the rope propagates across the length of the rope in the form of a wave. ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो बताना, है ना. ये कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पर नहीं जाके अपन सीधे चलेंगे, यहाँ आ जाओ आप, है ना. तो वही जो पार्टिकल्स वाली बात हो रही थी, पहली बात तो मैंने आपको ही बता दिया, वेव क्या होता है, डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम. वेव्स जो है आप एक वेव होती है, इसको जरूर मेटर वेव्स भी होती है, अभी मेटर वेव्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं. ठीक है, एक होती है मैकेनिकल वेव्स जिसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. एक जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. मैकेनिकल वेव जो होती है दो तरीके की होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है और दूसरी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है. ठीक है, तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है उस पर आ जाते हैं. देखो आप यहाँ पर जैसे थोड़ा आइडिया दिमाग में रखो, क्योंकि कई बार अपन पढ़ तो लेते हैं, स्टडी तो कर लेते हैं, पर खाली पेपर पर ही स्टडी करते हैं, आइडिया माइंड में होता नहीं कि एक्चुअली हो क्या रहा है. किसी एक पार्टिकल को पकड़ो, इसमें रोप के अंदर इस एक पार्टिकल को पकड़ लो. अब जैसे ही आपने यहाँ दिया और अपन ये कहते हैं कि भाई वेव चलना स्टार्ट हो गई, इसके अंदर वेव प्रोपगेशन हो रहा है, तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऐसे सारे पार्टिकल्स यही कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं. ठीक है, तो आप देखो जो पार्टिकल्स होते हैं, जब भी वेव प्रोपोगेट होती है, तो क्या पार्टिकल प्रोपोगेट होते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक? बोलो. नो सर. नहीं होते. क्या चीज प्रोपोगेट होती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, क्या चीज ट्रेवल करती है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक? एनर्जी. ठीक है, हाँ एनर्जी जो सर. है वो ट्रेवल करती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर ही क्या करते हैं, पोजीशन पर ही क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं. वाइब्रेशन मतलब अपनी मीन पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन मोशन करते हैं. तो देखो ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये वेव प्रोपगेशन की लाइन है. क्या है? वेव प्रोपगेशन की लाइन है. ये जो पार्टिकल है वेव प्रोपगेशन से कैसे कर रहा है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है. तो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है बेटा, तो इस तरीके की जो वेव होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसवर्स वेव. समझ में आया? क्लियर है? हाँ ये सर. वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन है, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन की अगर परपेंडिकुलर ये वाइब्रेट कर रहा है अपना पार्टिकल, ठीक है, जिसमें कि आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है उस मीडियम का पार्टिकल, अगर ये इस तरह से हो रहा है, तो ये जो है कौन सी वेव हो गई, ट्रांसवर्स वेव हो गई. ठीक है, तो जब भी ट्रांसवर्स वेव बनती है, तो आप देखें ट्रांसवर्स वेव जब भी बन रही है, तो एक बार पार्टिकल पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम अचीव कर रहा है, एक बार नेगेटिव साइड में मैक्सिमम अचीव कर रहा है. तो जब भी ये प्रोपोगेट करेंगे आपके, तो प्रोपोगेशन जब इनका होगा, तो प्रोपोगेशन में आप देखो इसमें एक बनेगी ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव क्या होगी, जिसमें प्रपेंड, और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल देखो, ये जो अलोंग अलोंग द वेव प्रोपगेशन, ये देखो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ये जो है वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, उसी के अलोंग जो है ये पार्टिकल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है. तो ये जो वेव है जिसमें कि पार्टिकल जो होता है अलोंग द वेव प्रोपगेशन वाइब्रेट करता है, इसको तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, अब जब लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट होती है, तो उसमें क्या बनते हैं, क्रिस्ट. क्या बनते हैं, क्रिस्ट एंड ट्रफ. तो क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट होता है द द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. क्रिस्ट क्या होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, उसकी पॉजिटिव साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल की, उसको बोलते हैं क्रिस्ट. ठीक है, और नेगेटिव साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको बोलते हैं ट्रफ. नेगेटिव साइड में देखो ट्रफ लिखा हुआ है. सो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ. तो ये तो बात करी अपने ट्रांसवर्स वेव की. लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखो आपने यहाँ से डिस्टरबेंस क्रिएट करा है, तो डिस्टरबेंस क्रिएट करा है, तो देखो कहीं पर तो बहुत सारे, आप देखो यहाँ पर इतने स्पेस में, एक पर्टिकुलर स्पेस ले रहा हूँ, इस पर्टिकुलर स्पेस में पार्टिकल डेंसिटी क्या है, हाई है. दूसरी जगह देखो यहाँ पर उतना ही स्पेस अगर मैं रीजन ले लूं, तो उसमें पार्टिकल डेंसिटी क्या है, लो है. तो जहां पर पार्टिकल डेंसिटी हाई होती है उसको बोलते हैं कंप्रेशन, जहां पार्टिकल डेंसिटी लो होती है उसको बोलते हैं रेरिफेक्शंस. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जब ट्रेवल करती हैं, तो क्या बनते हैं, कंप्रेशंस एंड रेरिफेक्शंस बनते हैं. ये 11th क्लास में आई थिंक आपको पढ़ना चाहिए था, वेव्स वाला चैप्टर. ठीक है,
तो उसमें ये सारा है और काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है भी उसमें, एक्सप्लेनेशन भी। तो कंप्रेशन रेरिफेक्शंस बनते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है जो आपको होना चाहिए, है ना। ये बेसिक आइडिया है, बाकी फिर वेव्स में यस सर। जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। अब क्लियर हुई बात। तो अभी अपन आ जाते हैं वापस अपने वेव फ्रंट पे, जो डिस्कशन अपन कंटिन्यू कर रहे थे। थोड़ा अपन ने फंडामेंटल देख लिया, फंडामेंटल के बाद वापस आ जाते हैं वेव फ्रंट की बात करते हैं। तो रेस की तो फिर कर लेंगे, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट जैसा मैंने आपको भी बताया, क्या वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स of the medium which are vibrating in the same phase at any instant. Like if I consider this is my point source, okay, this is my point source. So when my point source created a disturbance, then the wave starts propagating, okay. So let's say at some instant I have these points of wave propagation, I have these points of wave propagation during these are the particles. So when यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, locus of all such particles, those are in same phase. So I said that they all are in the same phase, so I connect all of them. So when you connect all of them, you will get this. So this is a wavefront you get at any instant, okay, at any instant, at any time t. Similarly, you will take at any other time, you connect all these points of the same phase, those are in the same phase, तो इनको आप connect कर दो, तो ये एक और वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ऐसे करके वेव फ्रंट जो है ट्रेवल करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्फेरिकल बन रहा है। कैसा बन रहा है, मैं तो परफेक्ट सर्कल नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा देखना आप, ठीक है। तो इस ये वैसे मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखें कि जो पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आपका स्फेरिकल इन नेचर बन रहा है। अपन 2 डायमेंशनल में ड्रॉ करने तो आपको सर्कल जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात, है ना। तो हाँ क्या सर। समझे आप कि पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो भी लाइन आप बनाओगे ऐसे, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, ध्यान रखना आगे बहुत काम आने वाला है ये, इसलिए मैं बता, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर कहीं भी, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर आपने जो भी लाइन बनाई, ये जो भी लाइन बनाई वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, ये सारी लाइंस किसको शो करती है, रे को, रे ऑफ लाइट। सो दीज आर द रे ऑफ लाइट, ठीक है। दीज आर द रे ऑफ लाइट एनीवेयर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, if you draw a line then it will show the ray of light. So this is they all are the ray of light. समझ में आई नहीं आई बात, बोलो, ठीक है, क्लियर है ना, बोलो बेटा, हाँ सर। क्लियर है ना। हाँ। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में ही था, मैंने फर्स्ट वाला वेव फ्रंट आपको बताया, ये क्या था, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या है, द डिस्टरबेंस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स एस विल रीच ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, सारे पॉइंट्स में से। बस ये ध्यान रखना आपको कि जो ये वेव फ्रंट में जो भी पॉइंट जो भी होंगे ना, जैसे यहाँ दे रहे द डिस्टरबेंस ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स विल रीच ऑल द पॉइंट्स। तो ये जो भी पॉइंट्स है ना बेटा, ये जो भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट सेम फेस में, ये सारे पॉइंट जो एक इस सर्कल पे आ रहे हैं सारे सेम फेस में। इसके बाद इधर आगे लास्ट वाले में आप लोगे वो भी सेम फेस में होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे सेम फेस में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, क्या आप जो वेव फ्रंट होता है उसके परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं वो रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो पहला हमने स्टडी कर लिया, इसमें क्या स्टडी करा है, फर्स्ट हमने स्टडी करा स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्लियर है, आ गया समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन यस सर। नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट के बाद नेक्स्ट देखते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जो कि अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करा था कि आप पॉइंट सोर्स की जगह, इन प्लेस ऑफ पॉइंट सोर्स इफ यू टेक अ प्लेन सोर्स, ठीक है, लीनियर सोर्स है ना, ये लीनियर है लाइन की तरह, ठीक है, लीनियर ले लेते हैं, लीनियर सोर्स ले लेते हैं अपन, ध्यान से देखना आप। तो देखो, व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर इन शेप, लीनियर, लीनियर ध्यान रखना, लीनियर आएगा इसमें, ठीक है। किस तरह से प्रोपोगेट होगा मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। सो व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर इन शेप, द वेव फ्रंट इज लीनियर, वेव फ्रंट इज लीनियर इन शेप, लीनियर नहीं होगा वेव फ्रंट, जो होगा क्या, सिलेंड्रिकल आएगा यहाँ पर। वेव फ्रंट इज, ये जो है इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा अपन को, वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल, ठीक है।
वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपको मिलेगा, इसको करेक्ट कर लेना आप, यहाँ पर लीनियर नहीं आएगा, ठीक है। तो लीनियर सोर्स अगर आप लेते हैं तो लीनियर सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल, ठीक है। द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लीनियर सोर्स विल बी अ सिलेंडर, ठीक है। तो क्या है, व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर इन शेप द वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। मैंने आपको बताया कि जैसे इससे ये पूरा आपका ये जो एस से डिनोट किया हुआ ये क्या है, लीनियर सोर्स है, ठीक है। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर, तो ये लीनियर सोर्स है, तो लीनियर सोर्स है, तो इससे मान लो किसी टाइम पे अपन अगर पार्टिकल्स को लें तो किसी जैसे ये पॉइंट सोर्स है, अगर इसको मैं एक पॉइंट सोर्स ले लूं तो पॉइंट सोर्स से आप देखो सारी डायरेक्शन में जाएगा, सारी डायरेक्शन में पार्टिकल्स जा रहे हैं। तो किसी इंस्टेंट पे अगर आप पार्टिकल्स लेते हो, जैसे किसी इंस्टेंट पर ही हमने पार्टिकल्स ले लिए, तो ऐसे ही इंस्टेंट किसी इंस्टेंट पे सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो कि सेम फेस में होंगे, सारे पार्टिकल्स मिल गए। अब इन सारे पार्टिकल्स को आप मैच कर लो यानी मिला लो, ठीक है, जो कि कह रहे हैं द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लीनियर सोर्स विल बी अ सिलेंडर। तो कैसा आपका वेव फ्रंट बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो इस केस में वेव फ्रंट जो बनेगा आपको कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसके बाद आते हैं प्लेन वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, सो प्लेन वेव फ्रंट के लिए देखो आप, plane wavefront, a small portion of spherical and cylindrical wavefront at a large distance from the source will be a plane wavefront, ठीक है। तो लार्ज, अगर लार्ज एक्सटेंट पर, अगर जैसे क्या है अपना स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, वो लार्ज स्केल पे बनाओ, तो उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे अगर अपन जाके एक छोटा सा पार्ट ले लें उसका, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल और जो अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसका किसी लार्ज डिस्टेंस पे अपन छोटा सा पार्ट ले लें, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, लीनियर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको, लीनियर, एक सीधा मिल जाएगा आपको। तो वो जो वेव फ्रंट मिलेगा हमको, कैसा वेव फ्रंट रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो आपको ध्यान रखना है प्लेन वेव फ्रंट में क्या केस होगा, प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, when a small portion of spherical and cylindrical wavefront at a large distance from source will be a plane wavefront। क्या होगा वो, प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है। तो वेव फ्रंट जो हमने स्टडी करे, कितने वेव फ्रंट हो गए, जो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। दूसरा लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, तो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट जो है उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा वेव फ्रंट बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। तीसरा ये है कि अगर कोई लार्ज लार्ज डिस्टेंस पर, यानी काफी लार्ज वेव फ्रंट बना हुआ है, लार्ज वेव फ्रंट बना हुआ है किसका, सिलेंड्रिकल और जो है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो, तो लार्ज डिस्टेंस पर जाकर अगर अपन उसका कोई स्मॉल पोर्शन ले लें, तो वो स्मॉल पोर्शन जो वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा वो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, आया समझ में। तो ये तो बात हो गई वेव फ्रंट की, है ना। यस सर। ये किसकी बात हो गई, वेव फ्रंट की। एक बार और मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, क्योंकि यही आगे जाना है। जैसे इससे पिछले वाली जो चैप्टर था उसमें रे ऑप्टिक्स था, तो रे ट्रेवल कर रही थी, आप बड़ा इजीली एक रे बना देते थे, एंगल ड्रॉ कर देते थे और वो काफी कंफर्टेबल था। यहाँ पर क्या होगा, पूरा वेव फ्रंट ट्रेवल करेगा और उस वेव फ्रंट को आपको फिर उससे आपको स्टडी करना है, एंगल्स वगैरह देखना है, ठीक है। तो वेव फ्रंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल क्लियर हो आपको। तो वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम which are vibrating in the same phase, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, which are vibrating in the same phase at any instant, किसी भी इंस्टेंट पर सारे जो है वो सेम फेस में वाइब्रेट हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। कोई लार्ज लार्ज स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, उसके उसकी लार्ज डिस्टेंस पर कोई स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, तो लार्ज डिस्टेंस पर अगर स्मॉल पोर्शन ले लिया जाए तो वो प्लेन वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं रे ऑफ लाइट। तो व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट, हियर इन केस ऑफ वेव फ्रंट व्हेन वी डिफाइन, तो व्हाट इज द ray of light, a arrow drawn perpendicular to the wave front in the direction of propagation of a wave is called ray, ठीक है। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू लाइक लेट्स टेक दिस प्लेन वेव फ्रंट, इस प्लेन वेव फ्रंट के अगर परपेंडिकुलर आप ये ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, तो देखें आप
ये वेव फ्रंट है, इसके परपेंडिकुलर आपने एरो ड्रॉ करा है, तो ये एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रे ऑफ लाइट को। यहाँ पर आ जाए आप, ये पीछे मैंने ड्रॉ करा है, देखो आप, ये जो लाइंस ड्रॉ करी है सब किसको, ये जो एरोस ड्रॉ करे मैंने, ये एरोस किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रे ऑफ लाइट को। बोलो क्लियर है बात? रे ऑफ लाइट से हाँ रिलेटेड सर। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट भी हमारे यहाँ पर क्लियर होता है ना? बड़े बेसिक है ये, बेसिक से ही आगे आपका चैप्टर ये चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमें क्या स्टडी करना है। ठीक है, उससे पहले रे ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो देख लो आप। ये देखो आप, रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, वो तो क्लियर है, आप वो एरो ड्रॉ कर रहे हो, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट ही ड्रॉ कर रहे हो, तो रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। एंड सेकंड पॉइंट इज द टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज सेम अलोंग एनी रे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। the time taken for light to travel from one wavefront to another wavefront is same along any ray। क्या समझ में आया आपको इससे? क्या समझ में आया? along any ray, any ray मतलब जैसे मान लो कि हम तो भाई यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक आना चाहते हैं, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक आना चाहते हैं, इस रे पे, ये रे वाले इस रे पे, और एक और रे ले लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? सेम होगा। यही स्टेटमेंट है ना, देखो आप, द टाइम टेकन फॉर अ लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज सेम अलोंग एनी रे। तो अलोंग एनी रे, तो देखो ये जो टाइम है कह रहे हैं टाइम सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। देखो लाइट जो ट्रेवल करती है, लाइट की स्पीड कितनी है वैक्यूम या एयर में? तो 3 × 10⁻8 10 मीटर पर पावर 8, सेकेंड। तो सी तो आपको पता ही होगा उसके अंदर। ठीक है, अभी आगे अपन सर और डिस्टेंस सेम रहेगी क्या आपस में? हाँ, टाइम तो सेम लगा रहा है ना, वो टाइम सेम लगा रहा है, तो वो आगे एक्सप्लेन हो जाएगा इसमें पॉइंट में। आगे अपने हाइगन्स थ्योरी में एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें आ जाएगा आपके। ठीक है, अब इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ गया, हाइगन्स। ठीक है, अब आ गया हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि आपने अब वेव फ्रंट्स को तो डिफाइन कर ही दिया, वेव फ्रंट को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर ये बताएंगे कि ये जो वेव फ्रंट है ट्रेवल कैसे करते, प्रोपागेट कैसे होते हैं। जैसे पहला वेव फ्रंट बना आपका, इसके बाद ये दूसरा बना, फिर तीसरा बना, तो ये जो प्रोपागेट हो रहे हैं ये किस तरह से प्रोपागेट हो रहे हैं, आप कैसे ड्रॉ करोगे एक के बाद दूसरे को, एक के बाद दूसरे को आप ड्रॉ कैसे करोगे, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं थ्योरेटिकली बताता हूँ, और फिर जो आपने मुझे अभी क्वेश्चन करा था कि सर डिस्टेंस सेम होती है क्या, ये भी हम वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं। ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले थ्योरी पर आ जाते हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स है क्या। ठीक है,